कोरिलेटिव कंजक्शन। तो हमारा जो थर्ड नंबर का कंजक्शन था कोरिलेटिव कंजक्शन, तो वो देख लेते हैं भाई क्या होता है। कोरिलेटिव कंजक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जो ये कंजक्शंस होते हैं, कोरिलेटिव कंजक्शन होते हैं, वो हमें पेयर में दिखते हैं। किसमें दिखते हैं? पेयर में। तो वो एक दूसरे को रिलेट करते हैं, तो आपस में एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं, इसलिए उनको हम कोरिलेटिव कंजक्शन कहते हैं, और वो हमेशा पेयर में होते हैं। तो जितने भी हमारे पेयर वाले तो जितने भी हमारे जो पेयर में कंजक्शंस होंगे वो हमारे कौन से होंगे? कोरिलेटिव होंगे। तो देख लेते हैं इनको। जैसे ईदर और ये हमें साथ में दिखेंगे, नीदर और नोर ये भी हमें साथ में दिखेंगे, बोथ एंड, नॉट ओनली और बट ऑल्सो एक्सेट्रा। तो ये जो वर्ड है हमारे जितने भी हमारे यहाँ पे हैं, जहां पर नीदर होगा वहां आपको नोर भी दिखाई देगा, जहां पर बोथ होगा वहां पर आपको एंड भी दिखाई देगा, जहां पे नॉट ओनली होगा वहां पे आपको बट ऑल्सो भी दिखाई देगा। हालांकि ये बोथ और एंड अलग अलग भी दिखते हैं, बट ये पेयर में भी दिखते हैं। तो देखो यहाँ पे एक सेंटेंस के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे नीदर हिज फ्रेंड, कि ना तो उसका दोस्त और नॉर हिज पेरेंट्स, और ना ही उसके पेरेंट्स, न्यू अबाउट हिज इविल इंटेंशन, कि दोनों में से कोई भी नहीं उसकी इविल इंटेंशन को नहीं जानता। तो नीदर ना तो, नोर ना। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो कोरिलेटिव होते हैं, कोरिलेटिव जो कंजक्शन होते हैं वो एक साथ यूज किए जाते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। आई डू नॉट नो वेदर ही विल कम और नॉट, कि मैं नहीं जानता कि वेदर ही विल कम, कि वह यहाँ आएगा या नहीं, कि वेदर ही विल कम और नॉट, कि वह यहाँ पर आएगा या नहीं, तो मैं ये नहीं जानता। तो देखो वेदर के साथ हम यूज करेंगे और का। ठीक है, तो ये पेयर में यूज होगा। जो वेदर और है वो पेयर में यूज हो रहा है यहाँ पे। तो कहीं पर भी आपको ऐसे पेयरिंग वाले अगर कंजक्शंस दिखते हैं तो आप वेदर के साथ और का यूज करेंगे, नीदर के साथ नोर का यूज करेंगे, ईदर के साथ और का, बोथ के साथ एंड का, एंड नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का यूज करेंगे। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कोरिलेटिव कंजक्शंस क्या होते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंपाउंड कंजक्शंस। तो अभी हम जो हमारा फोर्थ नंबर का कंजक्शन था कंपाउंड, उसके बारे में बात करेंगे। तो कंपाउंड का मतलब क्या होता है? कंपाउंड कंजक्शंस होते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि ये कंजक्शन वर्ड्स के ग्रुप में होते हैं, यानी कि कई वर्ड्स होते हैं मिलके, तो यूज्ड एज ए कंजक्शन इज कॉल्ड कंपाउंड कंजक्शन। तो ये दो या दो से ज्यादा वर्ड्स का ग्रुप होता है जिनको हम कंपाउंड कंजक्शंस के रूप में यूज करते हैं। जैसे हमारा पहला है यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे जो हमारा एग्जांपल है, इन ऑर्डर दैट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ऑन कंडीशन दैट, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। इवन इफ, सो दैट, ये सब हमारे क्या है? ग्रुप में है। तो ये हमने उनके अंदर से जो हमारे सबऑर्डिनेट कंजक्शन थे, कोऑर्डिनेट कंजक्शंस थे, इनके अंदर से ही हमने इनको निकाला है। तो ये हमारे ये नहीं है कि उनसे अलग है, उन्हीं के ऊपर डिपेंड है, उन्हीं के अंदर से ही हमने कोरिलेटिव और कंपाउंड कंजक्शन को अलग कैटेगरी में रखा है। कोरिलेटिव को हमने इसलिए अलग कैटेगरी में रखा है बिकॉज वो पेयर में यूज होते हैं, और कंपाउंड कंजक्शन को हमने उन वाले कंजक्शन को उनमें से लिया है जो कि हमारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स में है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। आई विल गिव यू मनी, मैं तुमको पैसे दूंगा, ऑन कंडीशन दैट। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है? ऑन कंडीशन दैट यू विल नॉट मिस यूज इट, कि तुम इसका मिस यूज नहीं करोगे। तो ऑन कंडीशन दैट हमारा कंपाउंड कंजक्शन है बिकॉज ये अ ग्रुप ऑफ वर्ड से मिलकर बना है। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। वी ईट, अब हम खाते हैं, तो ये मैंने भी आपको भी बताया था, सो दैट वी मे लिव, ये हमारा सबऑर्डिनेट कंजक्शन है जो हमारे कंपाउंड कंजक्शन है, और जो कोरिलेटिव कंजक्शन है ये हमारे कोऑर्डिनेट और सब कोऑर्डिनेट में से ही हमने इनको निकाला गया है। सिर्फ इनको थोड़े अलग समझाने के लिए हमने इनको सिर्फ अलग कैटेगरी में रखा है यहाँ पर। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि हम इनको कोरिलेटिव क्यों कहते हैं। तो कुछ कंजक्शन को हम कोरिलेटिव बोलते हैं और कुछ कंजक्शन को हम कंपाउंड कंजक्शन क्यों बोलते हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अभी हम यहाँ पे कुछ रूल पढ़ेंगे, कुछ हम ऐसे इंपॉर्टेंट कंजक्शंस पढ़ेंगे जिसको हम कुछ रूल के थ्रू फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले रूल नंबर 1। तो रूल नंबर 1 देख लेते हैं कि रूल नंबर 1 हमारा क्या कहता है। रूल नंबर 1 हमारा क्या कहता है? तो रूल नंबर 1 में क्या है कि बोथ और एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो जो ये हमारे देखो पेयर्स में है, यहाँ पर जो हमें कंजक्शन, यहाँ पे जो हमें कंजक्शंस दिख रही हैं वो किसमें? पेयर्स में है। तो ये कोरिलेटिव है, तो दीज कोरिलेटिव आर यूज्ड टू जॉइन नाउन और प्रोनाउन। तो इन कोरिलेटिव को जो यहाँ पे हमारी कोरिलेटिव कंजक्शंस हैं जो कि पेयर्स में हैं, तो इनको हम नाउन या प्रोनाउन को जोड़ने के लिए यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे ही इज बोथ इंटेलिजेंट
एंड हार्ड वर्किंग, तो हम बोथ के साथ एंड का यूज करेंगे। अगर हम पेयर में यूज कर रहे हैं, जैसे ही इज इंटेलिजेंट, अगर हमने लिखा है यहां पर ही इज इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, और दूसरा सेंटेंस है हमारा ही इज हार्ड वर्किंग, ही इज हार्ड वर्किंग। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक ही पर्सन की क्वालिटीज के बारे में बता रहे हैं कि इंटेलिजेंट हार्ड वर्किंग, कि वो दोनों है, वो इंटेलिजेंट भी है और हार्ड वर्किंग है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को अगर हमें ज्वाइन करना है तो हम लिखेंगे ही इज बोथ, कि वे दोनों हैं इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, यानी कि इंटेलिजेंट भी और हार्ड वर्किंग भी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने उसको जैसे कि किससे पहले इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग हमारे क्या है, ये हमारे एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है दोनों। तो एडजेक्टिव से पहले हमने दोनों का यूज किया है, मतलब बोथ का यूज भी हमने एडजेक्टिव से पहले किया है और एंड का यूज भी हमने एडजेक्टिव से पहले किया है। तो यहाँ पर हम दोनों एडजेक्टिव को ज्वाइन करने के लिए, यानी कि दो एडजेक्टिव को ज्वाइन करने के लिए हमने बोथ और एंड का यूज किया है। तो जो बोथ और एंड, यानी कि जितने भी हमारे पेयरिंग वाली जो हमारी कंजक्शंस होती हैं, उनको हम नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब के किसी को भी, मतलब जितनी भी हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं उनको ज्वाइन करने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे ही इज नॉट ओनली डिसऑनेस्ट, कि वह न केवल डिसऑनेस्ट है, ही इज नॉट ओनली डिसऑनेस्ट बट ऑल्सो लेजी, कि वह डिसऑनेस्ट ना केवल डिसऑनेस्ट है बल्कि लेजी भी है। तो नॉट ओनली ना केवल, बट ऑल्सो बल्कि, कि वह ना केवल डिसऑनेस्ट, यानी कि दो एडजेक्टिव को हमने यहाँ पे भी देखो डिसऑनेस्ट एंड लेजी, तो यहाँ पे दो एडजेक्टिव को ज्वाइन करने के लिए नॉट ओनली और बट ऑल्सो को यूज किया है, बट ऑल्सो का यूज किया है। और दूसरी बात यहाँ पे हम इसके बारे में क्या देखेंगे कि अगर हमने बट एंड, यहाँ पे हमने जैसे नॉट ओनली, यहाँ पर हमने नॉट ओनली और बट ऑल्सो, तो अगर हम इनको यूज कर रहे हैं, नॉट ओनली और बट ऑल्सो का अगर हम यूज कर रहे हैं, तो हमें दोनों का यूज, जैसे कि अगर हमें एडजेक्टिव से पहले करना है तो इसको भी एडजेक्टिव से पहले करेंगे दोनों को, अगर हमें नाउन से पहले करना है तो दोनों जगह नाउन से पहले करेंगे, अगर हमें वर्ब से पहले करना है तो दोनों जगह वर्ब से पहले करेंगे। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे राम इज वॉचिंग, राम इज वॉचिंग नॉट ओनली टीवी, नॉट ओनली टीवी बट ऑल्सो प्लेइंग, बट ऑल्सो प्लेइंग फुटबॉल। तो यहाँ पे जो हमने सेंटेंस लिखा है उसमें हमने क्या लिखा है कि राम इज वॉचिंग नॉट ओनली टीवी, कि राम ना केवल टीवी देख रहा है बट ऑल्सो प्लेइंग फुटबॉल, और फुटबॉल भी खेल रहा है, बल्कि फुटबॉल भी खेल रहा है। तो यहाँ पे देखो हमने बट ऑल्सो का यूज वर्ब से पहले किया है, किससे पहले किया है, वर्ब से पहले। और यहाँ पर हम नॉट ओनली का यूज किससे पहले कर रहे हैं, यहाँ पर हम कर रहे हैं ऑब्जेक्ट से पहले, टीवी यानी कि नाउन से पहले, यहाँ पे हम कर रहे हैं नाउन से पहले। तो यहाँ पे देखो हमने नाउन से पहले किया और यहाँ पे हमने वर्ब से पहले किया, तो ये हमारा सेंटेंस क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि अगर हम बट ऑल्सो का यूज वर्ब से पहले कर रहे हैं, या तो हम दोनों को वर्ब से पहले रखेंगे या हम दोनों को किससे पहले रखेंगे, नाउन से पहले रखेंगे। तो अब अगर हम बट ऑल्सो का यूज आईएनजी फॉर्म यानी कि वर्ब से पहले कर रहे हैं, तो नॉट ओनली का यूज भी हम वॉचिंग से पहले करेंगे। तो ये करेक्ट जो होगा तो ये होगा राम इज नॉट ओनली वॉचिंग, नॉट ओनली वॉचिंग टीवी बट ऑल्सो प्लेइंग फुटबॉल। तो प्लेइंग फुटबॉल, तो हम क्या देखते हैं कि अगर हम किसी भी सेंटेंस में बट ऑल्सो और नॉट ओनली को यूज कर रहे हैं, तो या तो दोनों को वर्ब से पहले रखेंगे, या दोनों को नाउन से पहले रखेंगे, या दोनों को प्रोनाउन से पहले रखेंगे, मतलब दोनों को सेम पार्ट ऑफ स्पीच से पहले रखेंगे। ये नहीं है कि एक को हम वर्ब से पहले रख रहे हैं तो दूसरी को हम ऑब्जेक्ट से, दूसरी को हम नाउन से पहले रख रहे हैं। ये नहीं है कि एक को हम नाउन से पहले रख रहे हैं तो दूसरी को प्रोनाउन से पहले रख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि दोनों के बाद सेम चीज होनी चाहिए, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच होनी चाहिए। नाउन है तो दोनों के बाद नाउन होना चाहिए, प्रोनाउन है तो दोनों के बाद प्रोनाउन होना चाहिए। इनको हम अलग अलग इस तरह से यूज नहीं करेंगे कि किसी को भी किसके साथ रख देंगे। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट रूल हमारा क्या कहता है। तो रूल नंबर टू हमारा कहता है कि इफ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एज वेल एज, विद, along with, and not, in addition to, but, besides, except, rather than, कि अगर दो सब्जेक्ट हमारे जितने भी यहाँ पे हमने कंजक्शंस लिखे हैं उनसे ज्वाइन हो रहे हैं,
तो वर्ब एग्री विद द फर्स्ट सब्जेक्ट, तो वर्ब जो एग्री करेगा वो फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ करेगा, यानी कि जो उसका फर्स्ट सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग ही वहां पर वर्ब का यूज होगा। तो जैसे हम देख लेते हैं राम एज वेल एज हिज फ्रेंड, राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स जो है हमारा प्लूरल है और राम हमारा सिंगुलर है। तो फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या है, फर्स्ट सब्जेक्ट यहाँ पे राम है, तो हम राम के अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज करेंगे। तो वर्ब हमने इज, यहाँ पे इज लिया है, तो इज का यूज हमने किसके अकॉर्डिंग किया, राम के अकॉर्डिंग। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है उसको देखकर ही हम वर्ब को एग्री करेगा, वर्ब हमारा उसी को देखकर ही एग्री करेगा। अगर हमने देखा यहाँ पे हिज फ्रेंड्स लिखा है, फ्रेंड्स हमारा प्लूरल है तो हम आर भी लगा सकते थे, बट यहाँ पे आर नहीं आएगा बिकॉज हमें राम को ही देखकर यहाँ पे वर्ब का यूज करना है। ठीक है, कौन कौन से कंजक्शंस के साथ ऐसा होता है, जब हम एज वेल एज, विद, अलोंग विद, बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, इस तरह की हम कंजक्शंस का यूज कर रहे हो। नेक्स्ट देख लेते हैं ही एंड नॉट हिज पेरेंट्स, ही एंड नॉट। तो एंड नॉट जो है हमारी कंजक्शंस है, हमारी कंजक्शन है ही एंड नॉट हिज पेरेंट्स इज गिल्टी, कि वह और उसके पेरेंट्स जो है वो गिल्टी नहीं है। तो देखो पेरेंट्स हमारे क्या है, यहाँ पे पेरेंट्स ये प्लूरल वर्ड है, जबकि पेरेंट्स को हम सिंगुलर में ही काउंट करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो पेरेंट्स है उसको देखकर नहीं बल्कि ही को देखकर हम वर्ब को एग्री करेंगे। यहाँ पे वर्ब हमारा इज आएगा, ही इज गिल्टी। तो हम जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट होगा वो ही वर्ब को एग्री करेगा, वो ही वर्ब के बारे में बताएगा कि यहाँ पे हम कौन सा वर्ब यूज करने वाले हैं। तो ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट सब्जेक्ट को देखकर ही हमें वर्ब लगाना है वहां पर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 3। और रूल नंबर 3 क्या कहता है कंजक्शंस के बारे में, कि मैनी टाइम्स जो कंजक्शंस होती हैं आर यूज्ड एट रॉन्ग प्लेसेस। कई बार हम क्या करते हैं उनको रॉन्ग प्लेसेस पे यूज कर लेते हैं। इन अ सेंटेंस द कंजक्शन मस्ट नॉट बी मिसप्लेस, यानी कि कंजक्शन मिसप्लेस नहीं होनी चाहिए। कंजक्शन हमेशा करेक्ट प्लेस पे होनी चाहिए, कंजक्शन को मिसप्लेस नहीं करना है। कई बार क्या होता है कि कंजक्शन रॉन्ग प्लेस पर यूज कर ली जाती है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पे जैसे ईदर सिट क्वाइटली और गो अवे। तो यहाँ पे देखो ईदर सिट क्वाइटली, या तो चुपचाप बैठो या फिर चले जाओ। कई बार हमें ये सेंटेंस जो है, ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन कई बार हमें किस फॉर्म में मिल जाता है, कई बार हम इसको ऐसे लिख देते हैं सिट ईदर क्वाइटली और गो अवे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारी प्लेस है यहाँ पे कंजक्शन की वो क्या है, रोंग है। तो सिट ईदर क्वाइटली और गो अवे, जबकि ईदर का यूज हम कहाँ करेंगे, सेंटेंस के स्टार्टिंग में करेंगे। तो ईदर सिट क्वाइटली और गो अवे हमारा सही होगा। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं सिट ईदर क्वाइटली और गो अवे, कि तुम या तो चुपचाप बैठ जाओ या फिर चले जाओ, तो ये हमारा गलत होगा, बिकॉज यहाँ पे ईदर की जो प्लेस है वो ईदर जो है मिसप्लेस हो गया है यहाँ पर। तो हमें कभी भी कंजक्शंस को मिसप्लेस नहीं करना चाहिए। सेकंड देख लेते हैं, द पुअर विलेजर्स नीदर ग्रो नोर ईट वेजिटेबल। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा फर्स्ट वर्ब है, यहाँ पे हमारा फर्स्ट वर्ब हो रहा है यूज यहाँ पे, और ईट हमारा सेकंड वर्ब है, ईट हमारा सेकंड वर्ब है। तो ये हमारा जो नीदर और नोर की जो प्लेस है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हमने दोनों वर्ब से पहले यूज किया है। और यहाँ पे भी देखो सिट हमारा वर्ब है और गो हमारा दूसरा वर्ब है, तो हमने क्या किया, दोनों को वर्ब से पहले यूज कर दिया है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो प्लेस है इनका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि जो हमने देखा कि अगर हम वर्ब से पहले यूज कर रहे हैं तो दोनों को वर्ब से करेंगे पहले, नाउन से पहले यूज कर रहे हैं तो दोनों को नाउन से पहले यूज कर देंगे। तो जितने भी हमारे ये वाले जो पेयरिंग वाले होते हैं इनको हम बिल्कुल एक्यूरेट यूज करते हैं, कि अगर हमारा नाउन है तो दोनों को ही हम नाउन से पहले करेंगे, अगर हमारा प्रोनाउन है तो दोनों को ही हम प्रोनाउन से पहले करेंगे, अगर हमारा एडजेक्टिव है तो दोनों को ही हम एडजेक्टिव से पहले करेंगे, अगर हमारा वर्ब है तो दोनों को ही हम वर्ब से पहले करेंगे। तो ये बिल्कुल हमारा करेक्ट होगा। लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिख दें, नीदर द पुअर विलेजर्स ग्रो नोर ईट वेजिटेबल्स, तो ये नीदर जो हमने क्या लिखा है, द पुअर विलेजर्स से पहले लगाया है। तो पुअर विलेजर्स क्या है, हमारा नाउन है, तो हमें इससे पहले यहाँ पे हमने लगा दिया, और यहाँ पे हमने नोर का यूज, यहाँ पे हमने नोर का यूज किससे की पहले किया, वर्ब से पहले किया है। तो ये हमारा रॉन्ग होगा, बिकॉज हमें दोनों को ही वर्ब से पहले रखना है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि जो हमारी कंजक्शंस होती है हमें कभी भी उनको रॉन्ग प्लेस पे
यूज नहीं करना चाहिए, हमें उन्हें मिसप्लेस नहीं करना चाहिए। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 4 हमारा क्या कहता है। रूल नंबर 4 में क्या है कि यहाँ पे भी हम पेयर वाले जो वर्ड है हमारे, जैसे सो के साथ दैट का यूज करते हैं और टू के साथ हम टू का यूज करते हैं। तो इस तरह की अगर हमें देखने के लिए मिले तो हम उनको कैसे यूज करेंगे। तो अगर यहाँ पे हम देखें, अगर हम यहाँ पे लिख दे आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी, कि मैं इतना खुश हूं, तो जो हमने हैप्पी के साथ सो लगाया है तो ये हमारा रॉन्ग होगा, क्योंकि हमें सो का मतलब होता है इतना, और ये हमारा जो सेंटेंस है ये कंप्लीट भी नहीं है, कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा कि मैं इतना खुश हूं। तो यहाँ पे पूरा सेंटेंस हमारा कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, क्योंकि आगे सेंटेंस बनेगा कि कितने खुश हो, क्यों खुश हो। तो मैं इतना खुश हूं कि उसके बाद हमें सेंटेंस कंप्लीट करना है, तो हम यहाँ पे सो का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे वेरी का। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। तो वेरी हैप्पी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा और सो हमारा यहाँ पर रॉन्ग होगा। तो अगर हम नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, अगर हम लिखते हैं यहाँ पे ही इज सो टायर्ड, ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वॉक, कि वह इतना थका हुआ है कि वह चल नहीं सकता। तो ये वाला जो सेंटेंस है कि ही इज सो टायर्ड दैट कैन नॉट वॉक, तो इसकी जगह पर हम इसका यूज कर सकते हैं कि ही इज टू टायर्ड टू वॉक। टू टायर्ड टू वॉक का मतलब सेम यही होगा कि ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वॉक। तो यहाँ पे हम टू और टू का यूज कर सकते हैं, ये भी हमारा सही है बिल्कुल, और ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वॉक भी हमारा ठीक है। तो हम सो के साथ दैट का यूज करेंगे, सो के साथ हम दैट का यूज करेंगे, और टी डबल और टू के साथ टी और टू का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जैसे इट इज सो हॉट दैट वी कैन नॉट गो आउट, कि बाहर इतनी गर्मी है कि हम बाहर नहीं जा सकते। तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है, क्यों हमने सो के साथ यहाँ पे दैट का यूज किया है, तो सो के साथ हमें दैट का यूज करना है। लेकिन इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ही इज टू हॉट टू गो आउट। तो इसका इस वाले जो सेंटेंस है इसका मीनिंग भी सेम यही होगा जो ऊपर वाले सेंटेंस का है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि सो के साथ हमें दैट लगाना है और टी डबल ओ टू के साथ हमें टी और टू का यूज करना है। यहाँ पर हम टू और टू के प्लेस पर सो और दैट का यूज भी कर सकते हैं और सो और दैट के प्लेस पर टू और टू का यूज भी कर सकते हैं। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हम इनको किस तरह से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, तो अभी देख लेते हैं हम अपना रूल नंबर 5। तो रूल नंबर 5 हमारा क्या कहता है। रूल नंबर 5 में हम बात करेंगे नीदर और नोर के बारे में और ईदर और के बारे में। तो अगर दो सब्जेक्ट ज्वाइन हो रहे हैं हमारे नीदर नोर से या फिर ईदर और से, तो जो नोर वर्ड है हमारा और वर्ड है हमारा, तो वही क्या करेंगे, उनके पास वाला जो सब्जेक्ट होगा, मतलब नीदर के पास वाला जो सब्जेक्ट होगा या फिर और, यानी कि नोर के पास वाला जो सब्जेक्ट होगा या फिर और के पास वाला जो सब्जेक्ट होगा वही वर्ब को एग्री करेगा। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं हम यहाँ पे, नीदर राम नोर श्याम हैज कम। तो देखो, ना तो राम और ना ही श्याम आया, तो नोर के पास वाला कौन है, श्याम है। तो श्याम ही क्या करेगा, वर्ब को एग्री करेगा, यानी कि श्याम के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे वर्ब आएगा। तो श्याम हमारा सिंगुलर है, तो यहाँ पे हैज का यूज किया है। यहाँ पे एक और हम देख लेते हैं, नीदर राम नोर हिज फ्रेंड्स हैव कम। तो यहाँ ये वाले सेंटेंस में हम क्या देख रहे हैं कि देखो, नीदर राम, ना तो राम ना ही उसके दोस्त। तो नोर के पास कौन सा सब्जेक्ट है, हिज फ्रेंड्स। नोर के पास में हिज सब फ्रेंड्स है, तो ये फ्रेंड्स क्या दिख रहा है, हमें प्लूरल दिख रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर हम वर्ब को यूज करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स हमारा प्लूरल है तो हमारा हैव यूज हुआ है। अगर हम राम के अकॉर्डिंग करते तो हमारा हैज आता, बट जो नोर या और के पास वाला जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग ही हम वर्ब को एग्री करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही हम वर्ब को यहाँ पर लगाएंगे। तो हिज फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग ही हमने यूज किया है यहाँ पर हैव का। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर हम किसी भी दो सब्जेक्ट को ज्वाइन कर रहे हैं, यहाँ पे दो सब्जेक्ट को अगर ज्वाइन कर रहे हैं नीदर नोर से या फिर ईदर और से, तो जो हमारा और या नोर के पास वाला जो सब्जेक्ट होगा वही हमारा वर्ब एग्री करेगा, उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब को यहाँ पर यूज करेंगे। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 6। अब रूल नंबर 6 क्या कहता है। रूल नंबर 6 में है हमारा कि जो नीदर ऑफ होता है, नीदर ऑफ का मतलब होता है नन ऑफ द टू।
यानी कि दो में से एक भी नहीं। इफ मोर देन 2 पर्सन और थिंग्स आर प्रेजेंट, कि अगर दो या दो से ज्यादा लोग किसी भी सेंटेंस के अंदर प्रेजेंट है तो नन ऑफ इज यूज्ड का यूज करेंगे। तो उसकी प्लेस पर हम नन ऑफ का यूज कर सकते हैं, नीदर ऑफ के बजाय हम नन ऑफ का यूज वहां पे कर सकते हैं। ऐसे ही ईदर ऑफ, ईदर ऑफ का मतलब होता है वन ऑफ द टू, यानी कि दोनों में से एक। नीदर ऑफ का मतलब होता है कि दोनों में से कोई नहीं, और ईदर ऑफ का मतलब होता है कि दोनों में से एक। तो अगर हमें किसी भी सेंटेंस के अंदर मोर देन 2 पर्सन या थिंग्स का यूज हो रहा है वहां पर, तो हम वन ऑफ का यूज कर सकते हैं। तो हम ईदर ऑफ की जगह पर वहां पे वन ऑफ का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स, जिससे हमें पता चल जाए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं रूल नंबर 6 में। तो यहाँ पे देखो, नन ऑफ हिज 4 सन्स, कि उसके 4 बेटों में से कोई भी नहीं, उसके 4 बेटों में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे हम नीदर ऑफ की बजाय अगर हमारा होता नीदर ऑफ हिज 4 फ्रेंड्स, नीदर ऑफ हिज 4 सन्स, तो नीदर ऑफ 4 हिज सन्स की बजाय, नीदर ऑफ की बजाय यहाँ पे हम नन ऑफ का यूज करेंगे। यहाँ पे हम नीदर ऑफ का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे हम नन ऑफ का, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो उसके 4 बेटे हैं उनमें से किसी ने भी नहीं लुक आफ्टर हिम, उसकी देखभाल की। तो यहाँ पे नीदर ऑफ को लगाने की कोई जरूरत नहीं है, नीदर ऑफ लगाना यहाँ पे रॉन्ग होगा, यहाँ पे हम लगाएंगे नन ऑफ। ऐसे ही अगर हमारा देखो ये वन ऑफ है, वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, तुम्हारे क्लास के स्टूडेंट में से एक ने, यहाँ पे एक की बात हो रही है, वन ऑफ द 2 की बात हो रही है यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे लिखा हुआ है ईदर ऑफ, तो ईदर ऑफ हमारा रॉन्ग होगा, हमें ईदर ऑफ यहाँ नहीं लगाना है, हमें लगाना है वन ऑफ। तो वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास हैज डन दिस मिसचीफ, यानी कि तुम्हारी स्टूडेंट, तुम्हारी क्लास के स्टूडेंट में से किसी एक ने इस शरारत को किया है। तो यहाँ पे वन ऑफ द स्टूडेंट्स का यूज करेंगे, वन ऑफ का यूज करेंगे ईदर की जगह पर, और नीदर ऑफ की जगह पर हम नन ऑफ का यूज करेंगे। नीदर ऑफ और ईदर ऑफ का यूज करना हमारा गलत होगा। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट रूल नंबर हमारा 7। रूल नंबर 7 क्या कहता है? तो यहाँ पे बात करेंगे हम एज सून एज की। यहाँ पे बात करेंगे हम एज सून एज की। इफ 2 एक्शंस टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इन फ्यूचर, अगर फ्यूचर में एक के बाद एक 2 एक्शन हो रहे हैं, एक के बाद एक 2 एक्शन हो रहे हैं, एंड इफ द सेकंड एक्शन डिपेंड ऑन द फर्स्ट, और सेकंड जो एक्शन है हमारा वो फर्स्ट के ऊपर डिपेंड है, तो फर्स्ट एक्शन विल बी इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो जो फर्स्ट एक्शन होगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, और जो सेकंड एक्शन होगा वो सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर 2 एक्शन हो रहे हैं और एक फ्यूचर में है, अगर हमारा और वो फ्यूचर में हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, और जो हमारा सेकंड वाला एक्शन है वो फर्स्ट वाले एक्शन पे डिपेंड है, तो हम पहले वाले एक्शन को तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करेंगे और सेकंड वाले एक्शन को हम सिंपल फ्यूचर टेंस में यूज करेंगे। तो जैसे एज सून एज, जो ही वह आया, जैसे ही वह आता है, आई विल कॉल यू अप, कि मैं तुम्हें बुला लूंगा। तो यहाँ पे देखो एज सून एज, जैसे ही, जो ही कम्स, वह आता है, आई विल कॉल यू अप, मैं आपको बुला लूंगा। तो अगर इस सेंटेंस में ऐसे लिखा होता कि एज सून एज ही विल कम, कि जैसे ही, जो ही वह आएगा, आई विल कॉल यू अप, तो मैं आपको कॉल करूंगा। तो देखो हमने क्या, जो ही वह आएगा, आई विल कॉल यू अप, तो इसमें कोई गलती तो दिख नहीं रही है। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो आएगा मैं आपको कॉल कर दूंगा, बिकॉज आएगा साउंड हो रहा है, हमारा फ्यूचर साउंड हो रहा है, बट इसको जब हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, आई विल कॉल यू अप, तो हमारा फ्यूचर में ही रहेगा, बिकॉज ये क्या है, हमारा सेकंड एक्शन है। सेकंड एक्शन किसके ऊपर डिपेंड है? फर्स्ट एक्शन के। आई विल कॉल यू अप, कि भाई क्यों कॉल करोगे? क्योंकि जो ही वो आएगा, तो ये वाला जो एक्शन है वो हमारा फर्स्ट वाले के ऊपर डिपेंड है। तो फर्स्ट वाला जो एक्शन होगा वो क्या होगा, हमारा सिंपल प्रेजेंट में होगा। तो इसकी जगह पर हम क्या लगाएंगे, ही कम्स। दोनों को हम फ्यूचर में नहीं करेंगे, पहले वाला जो एक्शन है वो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, और जो दूसरा वाला एक्शन है वो हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा। किसके साथ? एज सून एज के साथ। ठीक है, जहां पर भी आपको एज सून एज दिखाई दे तो वहां पर हम क्या करेंगे, और 2 एक्शन वहां पे हो रहे हो, तो जो हमारा फर्स्ट वाला एक्शन है कि अगर वह आएगा, अगर वह आता है, तो आई विल कॉल यू अप, कि मैं आपको कॉल करूंगा। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि रूल नंबर 7 में हम क्या कहना चाह रहे हैं। रूल नंबर 7 में हम एज सून एज की बात कर रहे हैं। तो एज सून एज के साथ जो 2 सेंटेंसेस होंगे, उसमें जो पहले वाला सेंटेंस होगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा, और जो दूसरा सेंटेंस होगा वो सिंपल फ्यूचर टेंस में बनेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। तो देख लेते हैं रूल नंबर 8 क्या कहता है। तो रूल नंबर 8 है, तो उसमें लिखा हुआ है कि इफ व्हेन
तो इफ या व्हेन के बाद कभी भी हम देन का यूज नहीं करते हैं। तो इफ व्हेन इज नॉट फॉलोड बाय देन। तो यहां पे देख लेते हैं एग्जांपल, इसको समझ लेते हैं कि भाई कैसे हम देन का यूज नहीं करते हैं। व्हेन आई कम देन आई विल मीट यू। तो देखो हमने कहा कि व्हेन के बाद कभी भी हम देन का यूज नहीं करते, व्हेन के साथ हम देन का यूज नहीं करते हैं। तो व्हेन आई कम और यहाँ पे लिखा है देन, तो हम यहाँ पे देन को हटा देंगे और हम इसका यूज नहीं करेंगे। हम बनाएंगे व्हेन आई कम आई विल यू मीट यू, कि जब मैं आऊंगा तो मैं तुमसे मिल लूंगा। तो व्हेन, तो ये सेंटेंस बनेगा व्हेन आई कम आई विल मीट यू। तो व्हेन के साथ या इफ के साथ हम देन का यूज नहीं करेंगे। सिमिलरली अगर हमारे पास सिंस, एज, बिकॉज ऐसे वर्ड सेंटेंसेस के अंदर, ऐसे वर्ड किसी भी सेंटेंस के अंदर हमें गिवन है तो आर नॉट फॉलोड बाय सो और देयर। तो यहाँ पे हम सो और देयर फोर का यूज नहीं करेंगे। सिंस, एज, बिकॉज, क्योंकि इनका मतलब होता है क्योंकि या चूंकि। तो इसके बाद हम इसलिए, यानी कि सो और देयर फोर का मतलब होता है इसलिए। सो और देयर फोर का मतलब होता है इसलिए। तो इनका हम यूज नहीं करते कि जैसे बिकॉज लगाया हमने किसी भी सेंटेंस में तो उसके बाद हमने सो का यूज कर दिया या देयरफॉर का यूज कर दिया, तो ऐसा करना हमारा रॉन्ग होगा, गलत होगा। तो हम कैसे बनाएंगे, हम इसको बनाएंगे जैसे सिंस आई वाज इल, चूंकि मैं बीमार था, आई कुड नॉट कम। चूंकि मैं बीमार था इसलिए मैं नहीं आ सका। अगर हम यहाँ पे सो लगा दे कि भाई इसलिए मैं नहीं आ सका, तो सो लगाना हमारा गलत होगा। हम बोलेंगे सिंस आई वाज इल, क्योंकि मैं बीमार था तो आई कुड नॉट कम, मैं नहीं आ सका। तो यहाँ पे इसलिए वर्ड का हमें यूज नहीं करना है, क्योंकि इसलिए वर्ड का यूज करना यहाँ पे, या देयरफॉर वर्ड का यूज करना या सो का वर्ड का यूज करना यहाँ पे गलत होगा। सो वर्ड का यूज करना यहाँ पर गलत होगा। तो सिंस और एज के साथ हम सो और देयरफॉर नहीं लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन, एक प्रोवर्ब है जिसमें एज के साथ सो का यूज होता है। तो वो कौन सी प्रोवर्ब है जहां पर यूज होता है एज के साथ? तो जैसे एज यू सो, एज यू सो, तो ये आपने सुनी होगी ये प्रोवर्ब, एज यू सो शैल यू रीप। तो यहाँ पे एक ऐसा फ्रेज हमारा ये गिवन है। इस फ्रेज में हम क्या कर रहे हैं, इस फ्रेज में हमने एज के साथ सो का यूज किया है। तो ये एक फ्रेज है जिसके साथ हमने एज के साथ सो का यूज किया है। अदरवाइज अगर हमें कोई सेंटेंस गिवन है, अगर हमें कहीं पर कोई भी कंजक्शन गिवन है और वहां पे हमें कोई एरर देखना है, तो हम सो के साथ हम एज के साथ सो का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि किसके साथ कौन से वर्ड का यूज करना है। तो एक बार देख लेते हैं कि अगर कहीं पर भी कोई भी कंजक्शन यानी कि इफ और व्हेन का यूज हो रहा है तो हम उसके साथ देन का यूज नहीं करेंगे। और किसी भी सेंटेंस में कंजक्शंस सिंस, एज, बिकॉज का अगर यूज हो रहा है तो उसके साथ हम सो और देयरफॉर का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं हम रूल नंबर 9। तो रूल नंबर 9 में क्या गिवन है? रूल नंबर 9 में हम क्या देख रहे हैं, जैसे नो सूनर देन। नो सूनर के साथ हम देन का यूज करते हैं, हार्डली के साथ हम वैन का यूज करते हैं, स्कार्सली के साथ हम वैन का यूज करते हैं। तो कहीं पर भी आपको नो सूनर वर्ड दिखाई दे तो उसके साथ हम देन का यूज कर देंगे, हार्डली दिखाई दे तो वैन का यूज कर देंगे, स्कार्सली दिखाई दे तो वैन का यूज करेंगे। तो ये क्या है, ये कोरिलेटिव कंजक्शंस हैं जो कि किसमें यूज की जाती है, केवल पास्ट टेंस में। और इनको हम यूज सिर्फ पास्ट टेंस में करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट में या फ्यूचर में हम इनका यूज नहीं करते हैं। नो सूनर का, हार्डली का और स्कार्सली का, इनको हम पास्ट टेंस में यूज करते हैं। तो देख लेते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में देखो, नो सूनर डिड ही सी मी व्हेन ही रन अवे। तो यहाँ पे देखो नो सूनर वर्ड यहाँ पे दिख रहा है आपको, नो सूनर डिड ही सी मी। तो जैसे ही उसने मुझे नहीं देखा, जैसे ही उसने मुझे देखा, नो सूनर डिड ही सी मी वैन। तो यहाँ पे देखो वैन का यूज नहीं करेंगे हम, वैन हमारा यहाँ पे यूज करना गलत होगा। हम यहाँ पे करेंगे देन का यूज, यहाँ पर हम देन का यूज करेंगे। तो हमारा जो सेंटेंस है वो क्या बन जाएगा, नो सूनर डिड ही सी मी देन ही रन अवे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम, हार्डली डिड आई सी हिम। हार्डली मुश्किल से ही मैं उसे देख पाया, देन आई स्टॉप माई कार, मैंने अपनी कार को स्टॉप कर दिया। तो यहाँ पे देन का यूज नहीं करेंगे हम, हार्डली के साथ वैन का यूज करेंगे। वैन आई स्टॉप माई कार, जैसे ही मैंने अपनी कार को जब मैंने अपनी कार को स्टॉप कर दिया तो मैं मुश्किल से ही उसे देख पाया। हार्डली डिड आई सी हिम। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि जो नो सूनर वर्ड है उसके साथ हम देन का यूज करते हैं, जो हार्डली है उसके साथ हम वैन का यूज करते हैं, और स्कार्सली के साथ भी हम वैन का यूज करते हैं। और इनको हमेशा पास्ट टेंस में यूज किया जाता है। और कभी भी आप देख सकते हो कि अगर नो सूनर से या हार्डली से या स्कार्सली से या फिर नॉट ओनली से, नॉट ओनली
या नीदर, अगर इनसे कोई भी सेंटेंस शुरू हो रहा है तो जितने भी ये वर्ड मैंने आपको बताए हैं, जैसे नो सूनर है, हार्डली है, स्कार्सली है, नॉट ओनली है, नीदर है, अगर इनसे कोई भी सेंटेंस शुरू हो रहा है तो जो हमारा स्ट्रक्चर होगा सेंटेंस का, इनके बाद मतलब जो ये वर्ड है हमारी, जो हमारी कंजक्शन है, इनके बाद हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब। इनके बाद सीधा हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का यूज होगा, मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब हमारा हेड हो सकता है, जैसे हेड प्लस सब्जेक्ट हमने लगा दिया प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने लगा दी यहाँ पे, थर्ड फॉर्म, ठीक है। या फिर अगर हमारा डिड लग रहा है, क्योंकि हम पास्ट टेंस में यूज कर रहे हैं, तो हेड हमारा पास्ट टेंस है, डिड हमारा पास्ट टेंस है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा इस तरह से बनेगा, हेड और डिड ये हमारे हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारे सेंटेंस में पहले आ जाएंगे, नो सूनर के बाद, हार्डली के बाद, स्कार्सली, ऐसे जितने भी हमारी कंजक्शन है इस तरह की उसके बाद। और लेकिन हम इसको इंटेरोगेटिव के सेंस में नहीं लेंगे, ये हेड और डिड पहले तो आ गया, बट ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये हमारा पॉजिटिव ही होगा। जैसे कि ऊपर आप देख सकते हो, हार्डली के साथ हमने किसका यूज किया है, हार्डली के बाद हमने डिड का यूज किया है, डिड सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। ऐसे ही नो सूनर, नो सूनर के साथ भी हमने डिड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है, ठीक है। तो अगर आपको हेड या डिड ऐसे लगाना, तो हेड के साथ हम थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे और डिड के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें जो स्ट्रक्चर बनाना है इस तरह का, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, तो जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो जो हमारी कंजक्शंस है उनके बाद होगा। तो नो सूनर, हार्डली, स्कार्सली, नॉट ओनली, नीदर, एक्सेट्रा, इस तरह की जो हमारी जितनी भी कंजक्शंस है, अगर वो सेंटेंस के अंदर सबसे पहले आ रही है, स्टार्टिंग में आ रही है, बिगिनिंग में आ रही है, तो तब हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम रूल नंबर 10। तो रूल नंबर 10 में हमारा जो पेयर है वो है लेस्ट शुड, यानी कि लेस्ट के साथ हमें शुड का यूज करना है। तो हमें हमेशा एक तो ध्यान रखना है कि हमें करेक्ट पेयर का यूज करना है, कभी भी हम कर रहे हैं तो करेक्ट पेयर का यूज करें। जो जो मैंने आपको पेयर बताए हैं तो वो सारे पेयर हमें यूज करने हैं। लेस्ट के साथ हम शुड का यूज करेंगे, नीदर के साथ हम नोर का ही करेंगे, ईदर के साथ हम और का ही करेंगे, नॉट ओनली के साथ हम बट और सो का यूज करेंगे। तो ये जो हमारे करेक्ट पेयर हैं, इनके साथ हमें कभी भी मतलब इनको मिसप्लेस नहीं करना है, हमेशा इनको सही प्लेस पर ही लगाना है। तो लेस्ट के साथ हम किसका यूज करेंगे, शुड का। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे राम फास्ट लेस्ट यू, लेस्ट राम फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। तो यहाँ पे देखो लेस्ट के साथ हमने किसका यूज किया है, शुड का यूज किया है। तो यहाँ पे हम यू विल नहीं लिखेंगे, यू विल मिस द प्लेस, यू विल मिस द ट्रेन। तो यहाँ पे हम विल का यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे शुड का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है, टेक केयर लेस्ट ही फॉल, कि ध्यान रखो वरना गिर जाओगे। तो यहाँ पे देखो ही के साथ हमने फॉल का यूज किया है, जबकि हम देखते हैं कि ही के साथ हमारा फॉल्स आना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन फॉल्स अगर हम लगाएंगे, अगर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS लगाएंगे ही के साथ, तो ये हमारा गलत होगा। हम यहाँ पे फॉल का यूज करेंगे ही के साथ, ठीक है। नॉट फॉल्स, फॉल्स का यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पर फॉल का यूज करेंगे। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारे पेयरिंग हो रही है, जितने भी हमारे कोरिलेटिव हमारी कंजक्शंस हैं, उसमें हमें क्या करना है, बिल्कुल करेक्ट पेयर का यूज करना है। तो लेस्ट के साथ हमें शुड का यूज करना है। कहीं पर भी आपको लेस्ट वर्ड दिखाई दे और उसके साथ विल, शैल या फिर हैज, हैव अगर आ रहे हैं, तो उसको हटा के हमें शुड लगाना है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया हो कि रूल नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट चलते हैं अपने रूल नंबर 11 की तरफ। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, रूल नंबर 11 में देखो, अनलेस, अनटिल एंड टिल। तो देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन, अनटिल और अनलेस में डिफरेंस होता है। अनटिल तो होता है जो टाइम ओरिएंटेड होता है, यानी कि टाइम के लिए यूज होता है, और जो अनलेस होता है वो एक्शन ओरिएंटेड होता है, यानी कि एक्शन के लिए यूज होता है। तो कहीं पर भी अगर टाइम की बात हो रही है तो हम अनटिल का यूज करेंगे, और कहीं पर भी एक्शन की बात हो रही है तो अनलेस का यूज करेंगे। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, सिर्फ टाइम और एक्शन के बारे में। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं, अनटिल द लाइट टर्न्स रेड नो वन विल स्टॉप। जब तक लाइट रेड नहीं हो जाती, यानी कि जो लाइट है वो रेड में नहीं बदल जाती, कोई नहीं रुकेगा। तो देखो यहाँ पे जब तक मतलब टाइम की बात हो रही है कि कितने टाइम तक, यानी कि जिस टाइम तक जो लाइट है वो रेड में टर्न नहीं हो जाती, यानी कि जितना समय लगेगा उसको, तो तब तक कोई नहीं रुकेगा। तो यहाँ पे टाइम, जो हमारा सेंटेंस है इसमें टाइम सेंस हो रहा है, यानी कि टाइम की बात हो रही है, ठीक है। अनलेस, अभी देखो अनलेस वाला देख लेते हैं यहाँ पे एक, अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे
तो यू वुड नॉट सक्सीड, तुम सक्सीड नहीं हो सकते। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्शन की बात हो रही है कि जब तक कठिन परिश्रम नहीं करोगे, तो कठिन परिश्रम एक्शन ओरिएंटेड है। यहाँ पे यू वर्क हार्ड जो है वो एक्शन की बात हो रही है, और जो लाइट टर्न्स रेड की है वो टाइम की बात हो रही है। तो टाइम के लिए हमने किसका यूज किया? टाइम के लिए हमने अनटिल का यूज किया है, और एक्शन के लिए हमने अनलेस का यूज किया है कि जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे यू वुड नॉट सक्सीड, और जब तक जो लाइट है वो रेड नहीं हो जाती तो कोई भी नहीं रुकेगा। वी डू नॉट बिगिन ए सेंटेंस विद टिल। अब यहाँ पे देख लेते हैं एक और रूल हमारा, वी डू नॉट बिगिन अ सेंटेंस विद टिल, कि जो कोई भी सेंटेंस होगा उसको हम कभी भी टिल से शुरू नहीं करेंगे, टिल से नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं, टिल द ट्रेन गेट्स द सिग्नल, जब तक ट्रेन को सिग्नल नहीं मिल जाता इट विल नॉट प्रोसीड, ये आगे नहीं बढ़ेगी। तो देखो टिल हमने क्या लगाया, शुरू में टिल लगाया, जबकि हमने हमारा रूल क्या कहता है कि हमें किसी भी सेंटेंस को टिल से स्टार्ट नहीं करना है। तो टिल की जगह पर हम क्या लगाएंगे, अनटिल का यूज करेंगे। अनटिल द ट्रेन गेट्स द सिग्नल, कि जब तक ट्रेन को सिग्नल नहीं मिल जाता इट विल नॉट प्रोसीड, ये आगे नहीं बढ़ेगी। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि जो अनलेस है अनटिल है, दोनों का मीनिंग में, दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है और कुछ डिफरेंस नहीं है अनटिल और अनलेस में। अनटिल तो टाइम के लिए यूज होता है और अनलेस एक्शन के लिए यूज होता है। और जो टिल है उसको हम कभी भी स्टार्टिंग में यूज नहीं करते हैं, सेंटेंस के स्टार्ट में या सेंटेंस के बिगिनिंग में उसको हम नहीं रखते हैं, उसकी जगह पर हम अनटिल का यूज करते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, रूल नंबर हमारा 12 है। तो रूल नंबर 12 में क्या लिखा है कि अनटिल अनलेस इज नॉट फॉलोड बाय नोट। तो अनटिल और अनलेस के बाद कभी भी नोट नहीं लगाएंगे। तो देखो यहाँ पे द ट्रेन गेट्स द सिग्नल इट विल नॉट रन, तो जब तक ट्रेन को सिग्नल नहीं मिल जाता इट विल नॉट रन, तो ये नहीं चलेगी। तो अब अनटिल द ट्रेन, अब विल नॉट, अगर हम यहाँ पे विल नॉट का यूज कर दें कि जब तक ट्रेन को सिग्नल नहीं मिल जाएगा इट विल नॉट रन, ये नहीं चलेगी। तो जो अगर हम विल नॉट यहाँ पे लगा देंगे तो ये हमारा गलत होगा, बिकॉज हमें क्या करना है कि अनटिल के बाद नोट का यूज नहीं करना है। और एक और हमें यहाँ पे एक बात और हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि विल, शैल, वुड, तो ये कभी भी, ये ऐसे वर्ड कभी भी अनटिल के बाद नहीं आते हैं। तो डज नॉट कम आफ्टर अनटिल एंड अनलेस। तो विल, शुड, वुड, ये जितने भी वर्ड है हमारे अनटिल और अनलेस के बाद नहीं आते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अगर हम यहाँ पे एक सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे अनलेस द गवर्नमेंट, until the government will not take action corruption will not stop। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेंटेंस, अनलेस द गवर्नमेंट विल नॉट टेक एक्शन, कि जब तक गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेगी करप्शन विल नॉट स्टॉप, तो करप्शन नहीं रुकेगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि एक तो अनलेस और अनटिल के बाद नोट का यूज नहीं करते, दूसरा विल, शैल, वुड, इनका भी हम अनटिल के या अनलेस के बाद यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखो क्या लगाया, अनलेस है, अनलेस के बाद हमने यहाँ पे विल नोट का यूज किया है। तो विल नोट हम नहीं लगाएंगे, बिकॉज अनलेस जो है वो हमारा खुद में ही एक नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे विल नोट या नोट का यूज करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या बनाएंगे इसको, ये जो सेंटेंस है हमारा हो जाएगा अनलेस द गवर्नमेंट टेक एक्शन, कि जब तक गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेती है करप्शन विल नॉट स्टॉप, करप्शन नहीं रुकेगा। तो जो हमारा सेकंड सेंटेंस है करप्शन नहीं रुकेगा, तो वहां पर तो हम विल नॉट का यूज कर सकते हैं, बट अनलेस के जस्ट बाद वाला, अनलेस के या अनटिल के जस्ट बाद वाला जो हमारा सेंटेंस है उसमें हम विल नॉट का यूज नहीं करेंगे या नोट का यूज नहीं करेंगे। तो कौन कौन से वर्ड है जिसको हम यूज नहीं करेंगे, विल, शैल, वुड या नोट, इन सब का यूज हम अनटिल और अनलेस के लिए नहीं करेंगे, बिकॉज अनटिल और अनलेस खुद में एक नेगेटिव वर्ड है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा द सेम इज फॉलोड टू दैट और एज, कि जो द सेम वर्ड है हमारा
उसके बाद हम दैट और एज का यूज कर सकते हैं। और उसके बाद द सेम इज फॉलोड बाय दैट इफ अ वर्ब कम्स आफ्टर द सेम, कि अगर हमारा द सेम के बाद कोई वर्ब आता है, द सेम के बाद अगर कोई वर्ब आता है तो हम दैट का यूज करेंगे, ठीक है। अगर द सेम के बाद कोई वर्ब नहीं आता है तो हम एज का यूज करेंगे। ये क्लियर हो गया आपको कि द सेम वर्ड है, उसके बाद हम दैट को भी लगा सकते हैं और एज को भी लगा सकते हैं। बट अगर द सेम के बाद कोई वर्ब आ रहा है तो हम दैट लगाएंगे, अगर कोई वर्ब नहीं आ रहा है तो हम एज लगाएंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम सेंटेंस। तो पहला सेंटेंस है हमारा, ये क्या कह रहा है कि दिस इज द सेम बुक, कि ये वही बुक है, द सेम बुक दैट आई वॉन्टेड, जिसको मैं चाहता था। तो देखो यहाँ पे वॉन्टेड, वॉन्टेड हमारा क्या है, वर्ब है। तो देखो दैट के बाद हमारा क्या आ रहा है, वर्ब आ रहा है कि दिस इज द सेम बुक दैट आई वॉन्टेड। लेकिन अगर हमारा उसके बाद वर्ब नहीं आ रहा है, नॉट वर्ब आफ्टर एज, एज के बाद कोई वर्ब नहीं आ रहा है तो हम उसको एज, तो हम द सेम के बाद एज का यूज करेंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं दिस इज द सेम बुक, दिस इज द सेम बुक एज माइन। यहाँ देखो यहाँ पे हमने माइन यानी कि प्रोनाउन का यूज किया है, प्रोनाउन आ रहा है हमारा यहाँ पर एज के बाद, तो इसलिए हमने एज लगाया है। तो यहाँ पे हम दैट का यूज नहीं करेंगे कि दिस इज द सेम बुक दैट माइन, तो यहाँ पर हम एज का यूज करेंगे बिकॉज एज के बाद वर्ब नहीं है। तो अगर एज के बाद वर्ब नहीं आ रहा है या द सेम के बाद वर्ब नहीं आ रहा है तो हम एज लगाएंगे। अगर द सेम के बाद वर्ब आ रहा है, द सेम के बाद वर्ब आ रहा है तो हम दैट का यूज करेंगे। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको कि द सेम के बाद कब दैट का यूज करना है और द सेम के बाद कब एज का यूज करना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि द सेम जो था हमारा वर्ड, द सेम बुक, ये जो वर्ड था उसके बाद वर्ब का यूज हुआ है। और यहाँ पर हम नीचे देख सकते हैं द सेम बुक, इसके बाद हमारा प्रोनाउन का यूज हुआ है। तो इसके लिए तो हमने एज लगाया है और यहाँ पर हमने वर्ब के साथ दैट का यूज किया है। तो बस इतना ध्यान रखना है आपको कि अगर द सेम के बाद वर्ब दिखाई दे तो हम दैट लगाएंगे उससे पहले, और द सेम के बाद हमें वर्ब नहीं दिखाई दे तो उससे पहले हम एज का यूज करेंगे। एक सेंटेंस, एक एग्जाम्पल और हम देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे ही इज द सेम बॉय, कि ये वही लड़का है, ही इज द सेम बॉय दैट मेट मी इन द मार्केट, इन द मार्केट, कि जो मुझे मार्केट में मिला था। तो देखो यहाँ पे आप द सेम के बाद हमारा मेट, मेट जो है वो वर्ब है, तो वर्ब का यूज हुआ है तो यहाँ पर हमने दैट लगाया है। यहाँ पे हम एज का यूज नहीं करेंगे, ही इज द सेम बॉय एज मेट मी इन द मार्केट। तो यहाँ पे वर्ब है तो वर्ब से पहले हम दैट का यूज करेंगे। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पे हमें एज का यूज करना है और कहाँ पर हमें दैट का यूज करना है द सेम के साथ। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। अब रूल नंबर 14 क्या कहता है। रूल नंबर 14 में हमारा है जैसे एज एंड सो एज। तो ये दोनों वर्ड जो हमारे एज और सो एज, ये हम यूज करते हैं कंपैरिजन के लिए, कि कहीं पर भी हमें कंपैरिजन कर रहा है किसी से तो हम एज और सो एज का यूज करेंगे। बट यहाँ पे एक बात देखनी है कि जो एज है उसको तो हम दोनों तरह से यूज कर सकते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस में भी और नेगेटिव सेंटेंसेस में भी। लेकिन जो सो एज है उसको हम सिर्फ नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज करेंगे, ठीक है। एज को तो हम दोनों में यूज करते हैं, पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली, दोनों तरह से। बट सो एज को सिर्फ हम नेगेटिवली यानी कि नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल क्या है हमारा, ही इज एज इंटेलिजेंट एज यू, कि वो इतना ही इंटेलिजेंट है जितना कि तुम। तो देखो हमने कैसे यूज किया इसको, पॉजिटिव में, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है तो हमने इसको पॉजिटिव सेंटेंस में यूज कर लिया कि वे इतना ही इंटेलिजेंट है जितने कि तुम हो। तो अगर हम इसको नेगेटिव में करना चाहे तो नेगेटिव में भी कर सकते हैं कि ही इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज यू, कि वो इतना इंटेलिजेंट नहीं है कि जितने कि तुम। तो यहाँ पे देखो हमने नेगेटिव में भी इसको यूज कर दिया। तो यानी कि एज को हम पॉजिटिव में भी यूज कर सकते हैं और नेगेटिव में भी यूज कर सकते हैं। दूसरा इसमें हम क्या देखें, जो एज हमारा वर्ड है, जो हमारा यहाँ पे एज वर्ड है उसमें हम देख सकते हैं कि पॉजिटिव डिग्री का हमारा यूज होता है, यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री का यूज होता है। तो अभी देख लेते हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। तो ही इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज यू, कि वह इतना इंटेलिजेंट नहीं है जितने कि तुम। तो देखो नोट का यूज हमने यहाँ पे किया है, और सो मतलब होता है इतना, कि वह इतना इंटेलिजेंट नहीं है जितने कि तुम। तो यहाँ पे ये हमेशा सो और एज का यूज हमेशा नेगेटिव में यूज होगा, इसको हम कभी भी पॉजिटिव में नहीं करेंगे कि ही इज सो इंटेलिजेंट एज यू। तो ये हमारा गलत होगा, बिकॉज सो हमारा नेगेटिव सेंस देता है, सो वर्ड जो है यहाँ पर नेगेटिव सेंस देता है, बिकॉज वह इतना इंटेलिजेंट नहीं है। तो इतना इंटेलिजेंट नहीं है तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि कितना, कि जितने कि तुम।
ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे सो का यूज किया है नेगेटिव के साथ। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हम इसको जो सो और एज है उसको हम सिर्फ नेगेटिव में यूज करते हैं और एज को हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में कर सकते हैं। ओनली द पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडवर्ब एंड एडजेक्टिव कैन बी यूज्ड विद। और अभी आप देख सकते हो कि जो हमारी एडवर्ब की जो डिग्री होती है या एडजेक्टिव की जो डिग्री होती है, तो इन दोनों में हम सिर्फ पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे, एज के साथ भी और सो एज के साथ भी सिर्फ पॉजिटिव। ना तो हम यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे, ना ही यहाँ पर हम सुपरलेटिव डिग्री के साथ यूज करेंगे, सिर्फ हम इनको पॉजिटिव डिग्री के साथ ही यूज कर सकते हैं। तो देख सकते हैं एग्जाम्पल यहाँ पे, ही रैन एज फास्टर एज यू, कि वह इतना तेज दौड़ता है जितना कि वह दौड़ सकता था। तो देखो हमने यहाँ पे यूज किया है कंपैरेटिव डिग्री का, तो जो कि यहाँ पर रॉन्ग है। हम यहाँ पर यूज करेंगे फास्ट का, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे हमें पॉजिटिव डिग्री को यूज करना है। तो सेंटेंस क्या बनेगा, ही रैन एज फास्ट एज ही कुड, कि वह इतना तेज दौड़ता है जितना कि दौड़ सकता था। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे ही इज एज बेटर एज यू, कि वह इतना बेटर है जितने की तुम। तो बेटर वर्ड यहाँ पे रॉन्ग होगा, बिकॉज हमें यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री का यूज करना है। तो ही इज एज गुड एज यू, तो यहाँ पे हम गुड का यूज करेंगे। ठीक है, गुड बेटर बेस्ट हमारी 3 डिग्री होती है, गुड बेटर बेस्ट। गुड हमारी पॉजिटिव डिग्री है, बेटर हमारी कंपैरेटिव डिग्री है एंड बेस्ट हमारी सुपरलेटिव डिग्री है। तो कभी भी कहीं पर भी आपको एज या सो एज दिख रहा है तो उसके साथ हम कभी भी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव का यूज नहीं करते, सिर्फ हम पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। तो आई थिंक आपको जितनी भी हमने कंजक्शंस आज पढ़ी हैं, जितने भी हमने रूल्स पढ़े हैं, तो हमारी डेफिनेशन से लेकर सारे टाइप्स और जितने भी हमने आज कंजक्शंस पढ़े हैं, सब कुछ आपको आई थिंक क्लियर हो गए होंगे, अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।